आज हम ऑस्मोसिस के बारे में चर्चा करेंगे, जिसको हिंदी में परासरण कहते हैं। इससे पहले इम्बिबिशन और डिफ्यूज़न के बारे में हमने डिस्कशन किया था। परासरण को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? एक परिभाषा मैंने यहाँ लिखी है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन अक्रॉस ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टिल इट्स इक्विलिब्रियम। हिंदी में हम इसे ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि जो सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट उसकी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्लाज्मा झिल्ली के अक्रॉस हो, कब तक हो? जब तक कि दोनों के बीच में साम्यावस्था स्थापित नहीं हो जाए। एक परिभाषा इसकी हम इस प्रकार से भी दे सकते हैं कि विलायक अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर कम सांद्रता विलयन से अधिक सांद्रता विलयन में विसरण की जो क्रिया होती है उसको हम लोग परासरण कहते हैं। या दूसरी परिभाषा कि परासरण वह प्रक्रिया है जिसमें विलायक या जल अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से विसरित होता है। डिफ्यूजन में हम लोगों ने क्या देखा था कि उसमें जो मूवमेंट था वो अधिक सांद्र विलयन से कम सांद्र विलयन की ओर था, लेकिन वहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या अर्धपारगम्य झिल्ली नहीं थी। आप लोग एक डायग्राम देख सकते हैं। इस डायग्राम में दो प्रकार के सॉल्यूशन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के माध्यम से अलग किया गया है। एक में लिख रखा है डाइल्यूट सॉल्यूशन और दूसरे में लिख रखा है कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन। तो जो ऑस्मोसिस की जो प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया के तहत वाटर का जो मूवमेंट होगा वो डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ होगा। जो सॉल्यूशन डाइल्यूट होता है उसको हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं, और जिसका कॉन्सेंट्रेशन या जिसकी सांद्रता अधिक हो उसको हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अल्प परासरी और अति परासरी, ये हिंदी में दो वर्ड है, हाइपोटोनिक के और हाइपरटोनिक के। तो एक परिभाषा तीसरी और हम लोग यहाँ दे सकते हैं कि द मूवमेंट ऑफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो विलय का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर सॉल्यूशन का गमन, या हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस का हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ जो मूवमेंट होता है वो ऑस्मोसिस होता है। ऑस्मोसिस में तीन डायग्राम और आप देखें, इसमें दिखा रखे हैं। आप देखें कि पहला जो डायग्राम है उसमें कोशिका को एक सॉल्यूशन में रखा हुआ है और नीचे हमने लिख रखा है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि कोशिका को हमने जिस सॉल्यूशन में रखा है उसकी सांद्रता और कोशिका के अंदर जो कंटेंट है उसकी सांद्रता बराबर इक्वल है। तो इस पहले डायग्राम में, जिसको हमने कैपिटल ए में दिखा रखा है आइसोटोनिक सॉल्यूशन वाले में, इसमें नो नेट मूवमेंट। अगर दो पार्टिकल कोशिका के अंदर प्रवेश करेंगे तो दो पार्टिकल है वो कोशिका के बाहर भी जाएंगे, यानी नेट मूवमेंट इसमें बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन जो दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन में आप लोग देख सकते हैं कि हमने कोशिका को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा। इसका मतलब कोशिका के बाहर जो सॉल्यूशन है उसकी सांद्रता कोशिका रस की तुलना में कम है, सेल कंटेंट है उसकी तुलना में कम हो। तो ऐसी स्थिति में वाटर का जो मूवमेंट होगा वो बाहरी माध्यम से अंदरूनी माध्यम में होगा। जब पानी का, तो अब हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो ऐसी स्थिति में कोशिका के अंदर पानी प्रवेश करेगा और ये जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग एंडोऑस्मोसिस कहते हैं। या हम लोग इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि कोशिका को अगर आपने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा तो एंडोऑस्मोसिस की प्रक्रिया होगी, जिसको हिंदी में अंतःपरासरण कहते हैं। और एंडोऑस्मोसिस की प्रक्रिया से सेल है वो टर्जिड या स्फीत हो जाती है, यानी सेल स्वेल हो जाएगी या फूल जाएगी, तो इसको हम लोग टर्जिड सेल कहते हैं। दूसरी कंडीशन जो सी डायग्राम में दिखा रखी है उसको हम लोग एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं, बहिःपरासरण। बहिःपरासरण कब होगा कि जब हमने सेल को एक ऐसे सॉल्यूशन में रखा जिसकी सांद्रता सेल के अंदरूनी माध्यम से ज़्यादा हो। ऐसी स्थिति में जो मूवमेंट होगा वो सेल के अंदर से सेल के बाहर की तरफ मूवमेंट होगा और इससे सेल है वो फ्लैसिड या श्रिंक हो जाएगी और ये प्रक्रिया होती है
इसको हम एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं। तो 3 प्रकार के सॉल्यूशन आपको ध्यान रखने हैं। आइसोटोनिक, जिसमें सॉल्यूशन बाहर और अंदर बराबर हो, हाइपोटोनिक जिसमें सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो बाहर की तरफ कम हो, और हाइपरटोनिक जिसमें जो कंसंट्रेशन है वो बाहर की तरफ ज़्यादा हो। तो तीनों कंडीशन में प्लांट सेल या एनिमल सेल में अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाएं आपको देखने को मिलती है। ऑस्मोसिस से संबंधित एक और वर्ड या जिसकी डेफिनेशन आप लोगों को पूछी जा सकती है, उसको हम लोग बोलते हैं परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर। परिभाषा आप ऐसे दे सकते हैं, द मिनिमम प्रेशर विच नीड्स टू बी अप्लाइड टू ए सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द इनवर्ट फ्लो ऑफ इट्स प्योर सॉल्यूशन अक्रॉस ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हिंदी में इसे इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, वह अधिकतम दाब जो प्रासरणीय सक्रिय विलयन में उस समय उत्पन्न होता है जब इसे अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा इसके शुद्ध विलायक से पृथक रखा जाता है। एक और परिभाषा आप इसकी दे सकते हो कि हम जानते हैं कि साम्य अवस्था में जो विलयन का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या द्रव स्थितिक दाब जो होता है वो विलायक अणुओं के अर्धपारगम्य झिल्ली से विलयन में प्रवेश को रोकता है या संतुलित करता है। तो दूसरी परिभाषा ये होगी कि प्रासरण दाब विलयन में उत्पन्न वह द्रव स्थितिक दाब है जो विलायक अणुओं के अर्धपारगम्य झिल्ली से विलयन में प्रवेश को रोकने में सक्षम होता है। अब जब हम लोगों ने एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस दोनों की चर्चा की है, तो जो सेकंड कंडीशन थी जिसके बारे में हम लोगों ने देखा था कि जब कोशिका को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो कोशिका के अंदर से जो वाटर है वो बाहर की तरफ मूव हो जाएगा, और बाहर की तरफ मूव होते हैं तो इसको हम एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं। यहाँ पे आप लोग देखें डायग्राम ए में जो सेल बना रखी है वो एक नॉर्मल सेल है, मूल अवस्था में है, जिसमें वैक्यूल है जिसके अंदर शेप या पानी भरा रहता है, वाटर भरा रहता है, दूसरी तरफ केंद्रक है। और आप लोग देखते हैं कि जब सेल अपनी मूल अवस्था में होती है तो कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति एक दूसरे के पास पास होते हैं, लेकिन जैसे ही आपने इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा तो वाटर का जो मूवमेंट है वो अंदर से बाहर की तरफ होना शुरू हो जाएगा, और एक ऐसी स्थिति हो जाती है जब पूरा जो सेल का जो कंटेंट होता है या जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं वो सेल वॉल से डिटैच्ड या अलग होना शुरू हो जाएगा। और डायग्राम बी के अंदर जो दिखा रखा है आप में देख सकते हैं, ए और बी में आप कंपेयर करके देखें कि ए के अंदर सेल अपनी मूल अवस्था में है, लेकिन बी के अंदर पूरा का पूरा जीव द्रव्य है वो संकुचित हो गया या एक कोने में इकट्ठा हो गया है। ये जो प्रक्रिया होती है इसको अपन बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस, हिंदी में इसको बोलते हैं जीव द्रव्य कुंचन। इसकी भी परिभाषा एग्जाम में पूछी जा सकती है। प्लाज्मोलाइसिस को परिभाषित कैसे करेंगे? प्लाज्मोलाइसिस इज द श्रिंकिंग ऑफ अ प्रोटोप्लाज्म अवे फ्रॉम द सेल वॉल ऑफ ए प्लांट और बैक्टीरियम। जीव द्रव्य का कोशिका भित्ति से श्रिंक होना या उससे डिटैच होना जो प्रक्रिया होगी उसको प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। और ये प्रक्रिया कब होगी? जब हो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर कोशिका को या किसी जीवाणु को रखते हैं। जीव द्रव्य जो कुंचन है उसमें भी आपको एक और वर्ड ध्यान रखना है कि एक होगा प्लाज्मोलाइसिस, जिसके बारे में हम लोग जिसकी परिभाषा मैं आपको बता चुका हूँ। एक और वर्ड है जिसको अपन बोलते हैं डी प्लाज्मोलाइसिस या जीव द्रव्य विकुंचन डी प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस में जो प्रक्रिया शुरू होने के बाद जैसे आपने कोशिका को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा तो जीव द्रव्य का जो कुंचन है, जीव द्रव्य संकुचन प्रारंभ हो जाएगा, श्रिंकिंग उसकी प्रारंभ हो जाएगी। और जैसे ही वापस अगर उस कोशिका को आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखने के बाद वाटर का मूवमेंट पुनः बाहरी माध्यम से उस कोशिका के अंदर प्रारंभ हो जाएगा, और जो कोशिका है वो अपने वास्तविक आकार जो शुरुआती स्टेज जिसको हमने ए डायग्राम में दिखा रखा है उसको पुनः ग्रहण कर लेती है, और ये प्रक्रिया होती है वो डी प्लाज्मोलाइसिस कहती है। पौधों में प्लाज्मोलाइसिस या जिसको अपन जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं उसका महत्व भी काफ़ी है। क्या महत्व है कि जीव द्रव्य कुंचन जीवित कोशिकाओं द्वारा ही प्रदर्शित होता है, और यह जो क्रिया है कोशिका के जीवित होने को प्रमाणित करती है। जो जीव द्रव्य कुंचन या प्लाज्मोलाइसिस और डी प्लाज्मोलाइसिस दोनों प्रक्रिया हैं कोशिका में बहिःपरासरण और अंतःपरासरण को प्रदर्शित करते हैं। जैसा हम लोगों ने पहले बताया कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं तो एक्सोऑस्मोसिस हो जाएगा, और हाइपो में रखेंगे तो एंडोऑस्मोसिस हो जाएगा। एक क्वेश्चन थ्योरी के अंदर 2 या 3 बार आपके पूछा हुआ है कि अचार जो होता है उसमें नमक
को ज़्यादा मिलाया जाता है, वो क्यों मिलाया जाता है, या ऐसी कौन सी प्रक्रिया होती है जिसमें नमक डालने पे अचार है वो ख़राब नहीं होता है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि प्लाज्मोलाइसिस की प्रक्रिया द्वारा अचार को अपन लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि लवण जब मात्रा ज़्यादा होती है तो उसमें जब जीवाणु या कोई कवक उत्पन्न होगा तो जीवाणु और कवक की जो सेल होती है वो प्लाज्मोलाइसिस या जीव द्रव्य कुंचन द्वारा निष्क्रिय हो जाती है, और पर्टिकुलर बैक्टीरिया, अपन जानते हैं कि बैक्टीरिया या फंजाई हो गए, वो इन चीज़ों को ख़राब करते हैं। तो उस वजह से जो अचार है वो लंबे समय तक सुरक्षित या संरक्षित रखा जा सकता है। अधिक सांद्रता के लवणों के छिड़काव द्वारा खरपतवार या जिसको अपन वीड्स कहते हैं उनको भी नष्ट किया जा सकता है। तो पौधों के अंदर जो प्लाज्मोलाइसिस की प्रक्रिया है वो उसका भी काफ़ी इम्पोर्टेंस है। प्लाज्मोलाइसिस से पहले हमने ऑस्मोसिस पढ़ा, तो ऑस्मोसिस के भी कुछ इम्पोर्टेंट या प्रसारण का भी महत्व है। क्या क्या महत्व है उसको आगे और हम लोग अध्ययन करेंगे। कुछ 4-5 पॉइंट आप ध्यान रखें कि पौधे जो मूल रोन द्वारा जो वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं वो प्रासरण की प्रक्रिया द्वारा होगा। प्लांट कोशिकाओं में जल का जो मूवमेंट या जो गमन होता है वो प्रासरण की प्रक्रिया द्वारा होता है। प्रासरण द्वारा अवशोषित जल के कारण ही सेल की टर्जिडिटी या स्फीति जिसको अपन कहते हैं वो बनी रहती है। स्फीति के कारण कोशिका में वृद्धि होती है। इसी के कारण जो पुष्प या पत्ती है, जो प्लांट के पार्ट है, उसका जो आकार है वो मूल रूप में बना रहता है। रंध्रों का खुलना, रंध्रों का बंद होना, ये भी एक प्रकार के ऑस्मोसिस की प्रक्रिया द्वारा होता है, और इस प्रक्रिया को नियंत्रित करने में जो गार्ड सेल होती है वो मुख्य भूमिका निभाती है। सीड जर्मिनेशन के समय जो रेडिकल या मूलांकुर होते हैं वो टर्जिडिटी के कारण सीड कोट है उससे बाहर निकलते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो सेल है या स्फीति जो होती है वो ऑस्मोसिस के कारण होती है। विभिन्न प्रकार की पादप गतियाँ होती है, प्लांट मूवमेंट होते हैं ऑस्मोसिस के कारण और स्फीति में परिवर्तन के कारण। हम लोग आगे और पढ़ेंगे कि परासरण के द्वारा एक मूलदाब रूट प्रेशर विकसित होता है जो कि पादपों में रसारोहण या एसेंट ऑफ शेप के लिए भी उत्तरदायी होता है। तो ऑस्मोसिस और प्लाज्मोलाइसिस की जो प्रक्रिया है वो पौधों के अंदर विभिन्न प्रकार के एक्टिविटी के लिए महत्वपूर्ण योगदान देती है। अंत में आप लोगों के लिए होमवर्क ये है कि आपको परासरण को परिभाषित करते हुए इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में आपको अपने कॉपी में या होमवर्क के रूप में आपको करना है। और दूसरा क्वेश्चन है कि प्लाज्मोलाइसिस को परिभाषित करना है और सचित्र प्लाज्मोलाइसिस को आपको इसका सचित्र या डायग्राम बना के प्लाज्मोलाइसिस का आपको डिस्क्रिप्शन करना है। धन्यवाद।